हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो भाई आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोग 5 अगस्त 2023 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको डिस्कस करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि इन कंसेप्ट्स वगैरह में से यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकती है प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में। एंड प्रीलिम्स के लिए हमको किन बातों का ध्यान रखना है, मेंस में अगर हमको आंसर राइटिंग में इस इन्फॉर्मेशन को कहीं पे कोट करना है तो कैसे करना है, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे। काफी कुछ है जानने के लिए, तो शुरू करते हैं। एंड ये पूरा सेशन जो है आप लोगों के लिए 5 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर से बनाया गया। पूरा न्यूज़पेपर पहले मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा, उसमें से फिर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी या फिर जो इम्पोर्टेंट आइटम्स थे उसमें से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए। उन्हीं नोट्स को फिर मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड्स के रूप में शेयर किया। तो चलें शुरू करते हैं। पहली जो खबर है 5 अगस्त 2023 की वो ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्स फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा करी है या फिर अप्रूव किया है कि भाई हम लोग 19 नए जिले जो हैं वो बनाएंगे। अब ये जो न्यूज़ है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर अगर न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं है तो फिर आप ये बता क्यों रहे हो। इसका जवाब यह है कि ये न्यूज़ की राजस्थान की गवर्नमेंट ने 19 जिले बनाए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ये जो प्रोसेस है, ये जो कंसेप्ट है कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है हिंदुस्तान में, इंडिया में डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का क्या पूरा प्रोसीजर है, वो हमारे काम का है। राजस्थान की गवर्नमेंट 19 की जगह 29 जिले बना दे, 40 जिले बना दे, डजंट मैटर। ये न्यूज़ एज सच हमारे किसी काम की नहीं है, मगर हाँ ये जो कंसेप्ट है कि जिले बनाए कैसे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, ये हमारे लिए बहुत काम की न्यूज़ है। क्योंकि देखिए पॉलिटी में जब हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो हमको ये तो पता है कि जो नए स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा स्टेट है जो इंडिया का पार्ट नहीं, अगर हम उसको चाहते हैं कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए तो उसका क्या प्रोसीजर है वो भी हम लोगों को लक्ष्मीकांत में पढ़ाया जाता है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को देखने के लिए सारी चीजें मिलती हैं। मगर स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट का, नई डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में लक्ष्मीकांत में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस यूपीएससी में आ सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन इन इंडिया, इसके बारे में हम लोग इस न्यूज में से बातचीत करेंगे। द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और अल्टर/एबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये कि अगर आपको अपने प्रदेश में नए जिले बनाने हैं, नई डिस्ट्रिक्ट्स बनानी है, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपकी जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं उनकी बॉर्डर में किसी तरीके का कोई चेंज करना है, कोई नई तहसील जोड़नी है, या फिर कोई भी अगर आपको चेंजेस वगैरह करने हैं, तो ये सारी की सारी चीजें करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको अपने देश में नया राज्य बनाना है, नया स्टेट बनाना है, तो उसकी पावर पार्लियामेंट के पास में है। मगर अगर किसी स्टेट में आपको नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है, या पहले से अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ में कोई चेंज करना है, कोई छेड़खानी करनी है, उसकी बॉर्डर्स वगैरह को चेंज करना है, बाउंड्रीज वगैरह को बदलना है, उसमें कोई नई तहसील जोड़नी है, या फिर कोई भी अगर आपको चेंजेस वगैरह करना है, तो ये सारी चीजें करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में होती है। सेंटर का इसमें किसी तरीके का कोई अमल दखल नहीं होता है। सेंटर हैज नो से इन इट। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और अल्टर एबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर हैज नो से इन इट। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें किसी तरीके से कोई रोल नहीं होता, याद रखिएगा इस बात को। दिस कैन बी डन थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और पासिंग अ लॉ इन द असेंबली। अब अगर आपको अपने राज्य में नए जिले बनाने हैं तो उसका क्या तरीका है, या तो आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दो, यानी कि सरकार जो है एक आदेश जारी कर दे, एक प्रशासनिक आदेश निकाल दे और उसमें एक घोषणा कर दे कि भाई हम अपना जो प्रदेश है इसमें ये फलाने फलाने इतने नए जिले बनाएंगे और इन जिलों के ये नाम होंगे, और यहाँ पर जो है इसमें इतनी एरिया या फिर इतना एरिया या फिर इतनी टेरिटरी वगैरह जो है वो आएगी। या तो आप इस तरीके का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके नए जिले बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आपकी जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य की जो विधानसभा है, वहां पर आप एक कानून लेकर आ जाइए और कानून पास करवा लीजिए। उसमें लिख दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए कि भाई हम अपने स्टेट में इतने इतने जो है नए जिले बना रहे हैं, इनके ये नाम होंगे, ये बाउंड्री होंगी वगैरह वगैरह, और इस तरीके का एक लॉ जो है वो आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य की विधानसभा में पास करवा लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर होम मिनिस्ट्री जो है वो पिक्चर में सिर्फ तभी आएगी, या फिर उसी परिस्थिति में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर होम मिनिस्ट्री रोल में आती है जब किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी जिले का आपको या तो नाम चेंज करना है, या फिर उस जिले में जो आपका रेलवे स्टेशन है उसका नाम अगर आपको बदलना है, तभी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर होम मिनिस्ट्री आपका रोल में आएगी। नहीं तो फिर आपको पूरी आजादी है, खुली छूट है, आप जितने चाहो उतने जिले
बनाओ, जैसे चाहो वैसे बनाओ। तो ये कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन हिंदुस्तान में कैसे होता है, भारत में अगर आपको नया जिला बनाना है तो वो नया जिला बनाने की पावर उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट के पास में है जहां पर वो जिला बनाया जा रहा है, ठीक है। नए जिले बनाने की पावर, या फिर अगर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग जिला है उसे खत्म करना है, उसमें कोई चेंजेस करना है, ये सारा काम करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। कैसे किया जाता है, दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या फिर एक प्रशासनिक आदेश पास कर दीजिए और उसकी मदद से डिक्लेरेशन कर दीजिए, या फिर आप राज्य की जो विधानसभा है उस विधानसभा में आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर एक आपका लॉ लेकर आ जाइए और उस लॉ को पास करवा लीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी तरीके का कोई दखल अंदाजी या किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर होम मिनिस्ट्री रोल में कब आती है, जब एक एग्जिस्टिंग जिला है आप उसका नाम चेंज करना चाहते हो। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया था, तो एक जिले का नाम जब आप बदल रहे हो, या फिर फैजाबाद का नाम चेंज करके जैसे अयोध्या किया गया था, जिले का नाम जब बदला जाता है, या फिर अगर उस जिले में जो रेलवे स्टेशन मौजूद है उसका नाम अगर आप बदलते हो, तब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर होम मिनिस्ट्री रोल में आती है। सबसे पहले स्टेट जो है वो रिक्वेस्ट आपकी जो है होम मिनिस्ट्री को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है कि भाई हमारा ये फलाना फलाना जिला है, इसका नाम हम बदलना चाहते हैं और ये से ये करना चाहते हैं। जैसे आपका प्रयागराज की बात कर लेते हैं, इलाहाबाद से हम नाम चेंज करके प्रयागराज करना चाहते हैं, तो इसकी जो है आप एक रिक्वेस्ट भेजोगे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या फिर होम मिनिस्ट्री के पास में। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि आप ये बोलेंगे कि हमारा ये फलाना फलाना जिला है, इस जिले में ये पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन है, इसका ये नाम है और इसका नाम हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे मुगल सराय का नाम चेंज किया गया था, शायद दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया था, तो इस रेलवे स्टेशन का नाम ये और ये है और इसका नाम चेंज कर हम कुछ और करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ती है होम मिनिस्ट्री के पास में, और होम मिनिस्ट्री फिर जो है वो इस पूरी की पूरी ये जो आपकी रिक्वेस्ट आई है इसको फिर अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास में भेजती है। रेलवे के पास में वो इसको भेजते हैं प्रपोजल को कि भाई फलाने फलाने स्टेट से ये प्रपोजल आया है, आप अपना विचार बताओ इसके बारे में क्या है। पोस्ट ऑफिस जो है या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट जो है उनको ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और भी जो दूसरे आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट उनको भी जो है ये फाइल फॉरवर्ड की जाती है आगे। जब ये सारी मिनिस्ट्रीज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देती हैं, जब वो बोल देती हैं कि ठीक है भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इस जिले का नाम बदल दो या इस जिले में आपका जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम चेंज कर दो, रेलवे को कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टल डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से जब जितने भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जब सबसे एनओसी मिल जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसके बाद में फिर ये आपका जो भी आपकी रिक्वेस्ट वगैरह आई थी नाम चेंज करने की, इसको प्रोसेस किया जाता है और अल्टीमेटली उसके बाद में नाम वगैरह चेंज कर दिया जाता है। तो ये अपने को पूरा का पूरा कंसेप्ट याद रखना है। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया एमसीक्यू बनकर तैयार हो सकता है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि अगर कि भाई डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में ये फलाने फलाने स्टेटमेंट्स के ऊपर गौर करिए या विचार फरमाइए। अब उसमें लिख दिया कि जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है जब तक उसकी परमिशन नहीं मिलेगी तब तक आप जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं बना सकते। और पूछा जाए कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो जवाब हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह बनानी है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन में नाम चेंज कर डिस्ट्रिक्ट अगर नाम चेंज करने के अलावा अगर आप छोड़ के बात करें, नई डिस्ट्रिक्ट बनानी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। एंड ये करने के दो तरीके हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी हो सकता है और लॉ पास करके भी हो सकता है। यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई आपका जो डिस्ट्रिक्ट बनाना है नया, अगर आपको जिला बनाना है तो राज्य सरकार को उसके लिए कानून पास करना पड़ेगा स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, और कोई तरीका नहीं है। तो ये बात भी पूरी तरह सच नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भी लाया जा सकता है और कानून वगैरह पास करके भी किया जा सकता है। और बाकी फिर सेंट्रल मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री जो है वो तभी रोल में आती है जब या तो आपको एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो या फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बदलना हो, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ध्यान में रखनी है। यहाँ पर एक अच्छा खासा बढ़िया एमसीक्यू बनकर तैयार हो सकता है, और क्योंकि ये कंसेप्ट जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन का है वो लक्ष्मीकांत में कवर नहीं किया गया, इसलिए कई लोग इसके बारे में नॉलेज रखते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज की सिचुएशन है। पूछने वाला अगर यहाँ से सवाल पूछ लेगा तो हम एकदम क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, इसलिए अपने को ये याद रखना है। तो ये हो गया अपना ये अपनी पहली जो है न्यूज हो गई 5 अगस्त की। सेकंड न्यूज है, ये भी राजस्थान से है। कालबेलिया डांस इज फ्रॉम राजस्थान, नेम्ड आफ्टर कालबेलिया ट्राइब फ्रॉम थार डेजर्ट। इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर कल्चर, परफॉर्म्ड बाय बोथ मेन एंड वुमेन।
तो कालबेलिया जो डांस है राजस्थान का, इसके बारे में जिक्र आया था, तो वहां से मैंने ये नोट्स वगैरह बनाए थे, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ कि ये जो डांस है कालबेलिया नाम का, कहाँ से बिलोंग करता है, राजस्थान से बिलोंग करता है। और राजस्थान में भी कालबेलिया करके एक ट्राइब होती है, एक आपका कालबेलिया के नाम से एक आपकी ट्राइब या फिर एक कबीला है जो थार डेजर्ट में एग्जिस्ट करता है। उन लोगों की ट्राइब का जो ये डांस है, उसी को हम लोग कालबेलिया डांस बोलते हैं। ये उनके कल्चर का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है और इसको महिला और पुरुष जो कालबेलिया ट्राइब के होते हैं दोनों परफॉर्म करते हैं। अब यहां से आर्ट्स एंड कल्चर में एक सवाल बनता है कि कालबेलिया डांस जो है वो कौन से राज्य से बिलोंग करता है। अब अपने को याद रखना है कालबेलिया डांस राजस्थान से बिलोंग करता है। दूसरा क्वेश्चन जो यहीं से बन सकता है कि भाई कालबेलिया ट्राइब जो है कहां से बिलोंग करती है, या फिर थार डेजर्ट में इनमें से कौन कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं, तो उसमें से कालबेलिया ट्राइब जो है वो एक ट्राइब हो जाएगी, इसका अपने को ध्यान रखना है। तीसरा, कालबेलिया डांस जो है वो सिर्फ कालबेलिया ट्राइब्स की महिलाएं परफॉर्म करती हैं, सही है या गलत है, तो अपने को ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट गलत है। कालबेलिया डांस जो है वो राजस्थान की महिला और पुरुष दोनों परफॉर्म करते हैं। एक सिंपल सा आपका जो है कालबेलिया डांस के बारे में एक छोटी सी 2 लाइन की एक खबर आई थी, तो वहां से फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 पॉइंट्स इस डांस और इस ट्राइब के बारे में निकल कर आते हैं, और 1-2 सवाल एमसीक्यू के लिए यहाँ से बनकर तैयार होते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। कालबेलिया ट्राइब राजस्थान से है, राजस्थान में थार डेजर्ट, एंड ये जिस आपकी जो ट्राइब है उसका नाम भी कालबेलिया ट्राइब है। महिला पुरुष दोनों इसको परफॉर्म करते हैं, कल्चर का इंटीग्रल पार्ट है। चले अगली न्यूज देखते हैं। यूनियन साइंस मिनिस्टर टेबल्ड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इन लोकसभा। अब यूनियन के जो साइंस मिनिस्टर हैं, जो यूनियन मिनिस्ट्री है साइंस की, उसके जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बिल आपका लोकसभा में रखा है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लोकसभा में रखा गया। अब इस बिल के तहत में क्या करना चाहते हैं ये लोग? इट प्रपोजेस टू एस्टैब्लिश the National Research Foundation, a new body that will provide high-level strategic direction for research, innovation and entrepreneurship. अब ये जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल लाया गया है, ये बिल चाहता है कि भाई एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक नई संस्था या फिर एक नई बॉडी का निर्माण किया जाए, और ये जो नई बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, ये आपको हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगी इन सारी चीजों के लिए। रिसर्च में आपको हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन दिया जाएगा, इनोवेशन के रिस्पेक्ट में या एंटरप्रेन्योरशिप जो है इन सब के रिस्पेक्ट में हाई लेवल पर आपको जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस देने हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस देने हैं, वो सारे के सारे डायरेक्शंस इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिए जाएंगे। हाल फिलहाल ये सारा का सारा काम करने की जिम्मेदारी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के माथे है। तो जब ये आपका बिल पास हो जाएगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, और ये नई बॉडी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बन जाएगी, तब ये लोग साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट में SERF भी बोलते हैं, इसको रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद देश में जितना भी रिसर्च हो रहा है, जितना भी इनोवेशन हो रहा है, जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है, उसमें जो भी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस वगैरह देने का काम है वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। ये एक बात अपने को ध्यान रखनी है। The bill proposes a more expansive definition of research that includes science, engineering, IT, liberal arts, social science and humanities. मतलब ये कि अब जो रिसर्च की आपकी डेफिनेशन है, जनरली रिसर्च का मतलब आप मानकर चलते हो कि या तो आप फिजिक्स में कुछ रिसर्च कर रहे हो, केमिस्ट्री में कुछ रिसर्च कर रहे हो, या फिर आपका लेट्स से मेडिकल साइंस में कुछ रिसर्च कर रहे हो। जब भी रिसर्च की बात आती है तो हमारे दिमाग में बात उठती है कि भाई साइंस से रिलेटेड कोई चीज है, उसमें कुछ काम वगैरह हो रहा है। अब ये जो बिल है आपका अनुसंधान बिल अगर लेकर आया जाता है और एक NRF नाम से जो बॉडी है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनती है, तो ये एक काम और कर रहे हैं। ये लोग ये बोल रहे हैं कि अब रिसर्च वर्ड की जो डेफिनेशन है इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। रिसर्च का मतलब अब सिर्फ साइंस या फिर इंजीनियरिंग नहीं है, इसमें हम लोग दूसरी चीजों को भी लेकर आएंगे। साइंस तो उसमें शामिल होगी, रिसर्च वगैरह की डेफिनेशन में साइंस तो आएगी, साथ ही साथ इंजीनियरिंग भी आएगी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो भी इसमें शामिल की जाएगी, लिबरल आर्ट्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा, इकोनॉमिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स हो गए, सोशल साइंस हो गई या फिर ह्यूमैनिटीज हो गई। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई या पॉलिटी वगैरह हो गई, ह्यूमैनिटीज में आपका सोशियोलॉजी हो गया। इस तरीके के जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं जिनमें जनरली ये माना जाता था कि रिसर्च वगैरह नहीं होती है, इनको भी अब जो है इसका पार्ट बनाया जाएगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक
एक तरीके से आपने रिसर्च की डेफिनेशन को अब बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया है, और साइंस के अलावा इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लिबरल आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज सबको अब जो है आप रिसर्च की डेफिनेशन में लेकर आओगे। मतलब अगर आपने ह्यूमैनिटीज में कोई पाथ ब्रेकिंग काम किया है, कोई नई थ्योरी निकाली है, कोई नया अगर आपने जो है कंसेप्ट वगैरह या फिर कोई आपने हाइपोथेसिस वगैरह दिया है, तो उसको भी आप रिसर्च के अंडर में रख सकते हो। इतिहास में अगर लेट से आपने काम कर कर एक अल्टरनेटिव वर्जन जो है किसी वक्त की पीरियड की हिस्ट्री का अगर आपने दिया है, और अगर आप उसको प्रूव कर जाते हैं, तो फिर वो भी जो है रिसर्च की कैटेगरी में आएगा। यही बात आपके लिबरल आर्ट्स पे लागू होती है कि इकोनॉमिक्स में आपने कोई नया मॉडल दे दिया, इंजीनियरिंग में अगर आपने कोई जो है नई तरीके की जो है टेक्निक्स वगैरह अगर आपने डिस्कवर करी है, तो वो भी रिसर्च में आएगा। आईटी में अगर आपने कुछ नया अच्छा इनोवेशन अगर किया है, कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर लिखे हैं जिनसे बहुत कुछ पाथ ब्रेकिंग काम होता है, उसको भी रिसर्च में गिना जाएगा। और साइंस जिसको आपका ट्रेडिशनली रिसर्च की फील्ड माना जाता है, उसको तो इसमें इंक्लूड किया ही जाएगा। NRF will be able to receive funds from private sources, philanthropic and international organizations। तो NRF जो है, इसको एक खासियत और दी गई है या फिर एक सहूलियत और दी गई है कि इनको प्राइवेट सोर्सेस वगैरह से भी फंड्स वगैरह लेने की आजादी है। जो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो बड़े बड़े आपके दानदाता होते हैं, जैसे रतन टाटा हो गए या फिर आपके अंबानी हो गए, बिरला हो गए, इस तरीके के जो बड़े बड़े लोग जो आपका फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज में जो आपका काफी ज्यादा दान देते हैं, ये इस तरीके की फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज वगैरह के थ्रू भी जो है आप फंडिंग ले सकते हो। प्लस अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह अगर डोनेट करना चाहती हैं, तो उनके पास में भी ये पावर है कि वो डोनेट आपको कर सकती हैं। इसके अलावा जो ये एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो बॉडी बनेगी, इस गवर्निंग बॉडी को प्रेसाइड करेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर साहब इसके प्रेसिडेंट होंगे, और साइंस और एजुकेशन के जो मिनिस्टर होंगे वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा 5 और मेंबर्स इस कमिटी में शामिल किए जाएंगे, एनआरएफ में शामिल किए जाएंगे। ये मेंबर्स आपके बिजनेस की फील्ड से भी आ सकते हैं या आपकी इंडस्ट्री की फील्ड से भी आ सकते हैं। इसके अलावा ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बाकी आपकी जो अलग अलग फील्ड्स हैं वहां से भी आ सकते हैं। ये मेंबर्स को पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, और ये सब लोग फिर मिलकर देश में जो रिसर्च है और जो इनोवेशन है और एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक लेकर जाने में, उसको और ज्यादा लोगों तक जो है प्रमोट करने में, और उसका जितना हो सके उतना ज्यादा भला करने में, उतना उसकी एफिशिएंसी और एफिकेसी बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ज्यादा एफर्ट मारेंगे। Once made law, NRF will become apex body to provide high-level strategic direction to scientific research in country as per the recommendations of National Education Policy। और जितना भी आपका ये साइंटिफिक रिसर्च होगा, इस सारे के सारे साइंटिफिक रिसर्च को हैंडल करने के लिए देश में सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी बॉडी के रूप में तो ये लोग काम करेंगे। साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं, जिसके तहत में आप चाहते हैं कि रिसर्च वगैरह देश में हो, जिससे कि इनोवेटिव किस्म के आइडियाज निकल कर आए, जिससे समाज का भला हो, उस चीज पे भी बहुत ज्यादा जो है फोकस एनआरएफ वगैरह की मदद से करवाया जाएगा। एनआरएफ उसके ऊपर भी जो है काफी ज्यादा फोकस करेगा। तो यहां से जो क्वेश्चंस वगैरह बनकर तैयार होंगे कि भाई हाल फिलहाल आपका जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है, जो काफी न्यूज में है, आप उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। तो याद रखना होगा कि इससे हम लोग 2-3 चीजें कर रहे हैं। एक नई बॉडी बना रहे हैं जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो एपेक्स बॉडी होगी देश में जितना भी आपका रिसर्च वगैरह चल रहा है उसमें स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायरेक्शन वगैरह देने के लिए, ठीक है। दूसरा एक इसको रिप्लेस करेगी, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के नाम से एक बोर्ड है, उसको रिप्लेस करने का प्लान चल रहा है। प्लस तीसरा काम जो ये लोग कर रहे हैं, डेफिनेशन आपकी एक्सपैंड कर रहे हैं रिसर्च की। अभी तक सिर्फ साइंस को इसमें इंक्लूड किया जाता था, साइंस, इंजीनियरिंग, आईटी, लिबरल आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज सबको इसमें शामिल किया जाएगा। प्लस इसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। साइंस एंड एजुकेशन के जो मिनिस्टर होंगे इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे, और साथ में आपके 5 लोगों को और लिया जाएगा जो बिजनेस और इंडस्ट्री से आएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी रिसर्च वगैरह होगी वो तब तक किसी काम की नहीं है अगर उसका बिजनेस कोई पर्पस ना हो या फिर वो इंडस्ट्री के किसी काम की ना हो। एंड ये सारे के सारे लोग पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। सब के सब जो है फिर देश में रिसर्च और बाकी सारी चीजों को बढ़ाने में, प्रोत्साहन देने में जितना हो सके उतना काम करेंगे, उसके लिए पॉलिसीज वगैरह ये लोग बनाएंगे। एंड जितना भी ये पॉलिसीज और सारा काम होगा, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो भी आपका हाई लेवल से दिया जाएगा, ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रख के की जाएंगी, जिसमें इनोवेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस या बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया। तो ये जो है आज की खबरें हैं 5 अगस्त 2023 की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के जो कंसेप्ट्स हैं अपने को ध्यान रखने हैं, यहां से एक अच्छा एमसीक्यू बनकर तैयार होता है। वजह यह है लक्ष्मीकांत में सिर्फ स्टेट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको डिस्कस किया गया, डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन पे कोई बात नहीं की गई है। और अभी हाल फिलहाल में क्योंकि राजस्थान में 19 जिले बन गए, कहीं और अगर इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है तो एग्जामिनर के दिमाग में आ सकता है कि इस पे आपकी नॉलेज को टेस्ट कर ले। एक तो ये हो गया। दूसरा फिर आपका कालबेलिया डांस, क्योंकि न्यूज में था,
और हिंदू में जिक्र हुआ है इसका। जनरली द हिंदू का इस्तेमाल आपके एग्जामिनर जो हैं वो पेपर सेट करने में करते हैं, तो किसी की अगर नजर गई इसके ऊपर और किसी ने अगर इसमें सवाल पूछ लिया, क्योंकि अब आपका जो पेपर है वो मई जून में होना है, कालबेलिया की न्यूज आई है अगस्त में, तो काफी पुरानी भी हो जाएगी, बट फिर भी क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर में ये खबरों में थी तो करंट अफेयर्स में कवर की जा सकती है, इसके ऊपर भी 2-1 सवाल पूछे जा सकते हैं। एंड क्योंकि सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी उसमें कि भाई कालबेलिया डांसर जो है वो डांस वगैरह अपना परफॉर्म कर रहे हैं कहीं पर, तो उसके बाद बाकी इन्फॉर्मेशन आपको रिसर्च करना पड़ेगी। तो एग्जामिनर भी जो है अल्टीमेटली सोचेगा इस बारे में कि सिर्फ एक लाइन की न्यूज है, काफी काफी सारे एस्पिरेंट्स वगैरह से बनेगा नहीं, या उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, या फिर वो ओवरलुक कर गए होंगे, तो यहाँ से एक सरप्राइज फैक्टर के तौर पर एक सवाल डाला जा सकता है। मगर आर्ट्स एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैंने थोड़ा रिसर्च कर ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ में न्यूज ये शेयर कर लिया। तीसरा आपका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, इसके ऊपर जो सवाल वगैरह बन सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे हम लोगों ने देखकर खत्म किए। अब जो इस दिन के एडिटोरियल्स वगैरह आए हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग मेंस में खास तौर पे कर सकते हैं आंसर राइटिंग वगैरह के लिए, उनको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पूरा सेक्शन आता है द हिंदू में, उसको भी मैं अलग से डील करूंगा, उसकी मैं एक अलग आपके लिए प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ताकि इससे फायदा ये होगा कि मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे वो खास तौर पे स्पेसिफिकली मेंस पे फोकस हो सकेंगे। जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है उसको इकट्ठा पढ़ना ही बेटर रहता है, इसलिए उसकी प्लेलिस्ट भी अलग बनाना बेटर है। एंड प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे ये लेक्चर्स वगैरह देखेंगे उनका भी टाइम बचेगा, बिना मतलब में मेंस का डिस्कशन अब इसमें मैं कर रहा हूँ, जो बच्चा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है उसका वक्त खराब नहीं होगा। तो ये इतनी खबरें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। बाकी मेंस वगैरह के लिए यहाँ से एक चीज बनती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर इनोवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए तो आप ये जो आपका अनुसंधान बिल है इसको कोट कर सकते हैं। बाकी तो खैर सारी जो इन्फॉर्मेशन है प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही थी इसमें। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इसके नेक्स्ट डे यानी कि 6 अगस्त के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जुड़े रहें समर आईएएस के साथ। और याद रखें मेहनत करनी है, सिविल सर्विसेज 2024 में क्लियर करना है। क्यों? क्योंकि समर शेष है। द वॉर इज येट नॉट ओवर। थैंक यू। जय हिंद।